कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का निधन, बागेश्वर के हॉस्पिटल में ली अंतिम सांस। भाजपा सहित पूरे प्रदेश में शोक की लहर। गुरुवार को खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आज आदि गुरु शंकराचार्य की पावन गद्दी पांडुकेश्वर से होगी रवाना। बद्रीनाथ धाम को 20 क्विंटल फूलों से सजाने का काम शुरू। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। 27 से 29 अप्रैल तक प्रदेश के पहाड़ी जिलों में ओलावृष्टि की संभावना। मैदानी जनपद में बारिश से आएगी तापमान में गिरावट। सितारगंज में दिन दहाड़े मर्डर से मची सनसनी। मामूली कहासुनी के बाद हत्या। पुलिस शव को कब्जे में लेकर के जांच में जुटी। नमस्कार, देवू विलाय में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देहरादून में पुलिस ने आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा खिलाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से ऑनलाइन सट्टे में उपयोग किए जा रहे 7 मोबाइल फोन, 14 एटीएम कार्ड, रजिस्टर, 23,000 रुपए नगद और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने मकान की तलाशी ली तो आरोपियों के पास से 70 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब मिली है, जिसको बरामद कर लिया गया है। कैंट क्षेत्र में एक कॉलोनी में कुछ लोग जो है आईपीएल मैचों में ऑनलाइन सट्टा लगवाते हैं। इस सूचना पे हमारे जो सीरो ऑप्स के नेतृत्व में कोतवाली कैंट की और एसओजी की टीम द्वारा जो है वहाँ पर रेड की गई। तो उनके पास वहाँ पर हमें 5 अभियुक्त मिले, जिनके द्वारा जो है ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा लगवाया जा रहा था, जिनके पास से लगभग 7 मोबाइल और 14 एटीएम रजिस्टर और साथ ही 23,000 रुपये कैश मिला। इसके अतिरिक्त जो बैंकों में जो ट्रांजैक्शन की जा रही थी उसके संबंध में हम लोग विवेचना कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पर से करीब 70 बॉटल्स जो है अंग्रेजी शराब भी मिली, जो कि इनके द्वारा कॉलेज के बच्चों को ही जो है बेची जाती थी। इसमें खास बात यह है कि जो 5 अभियुक्त हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से कि अलग अलग इंस्टीट्यूट में जो प्रेम नगर में वहाँ पर पढ़ते हैं। इनके संबंध में जो रिपोर्ट है इनके संबंधित इंस्टीट्यूट्स को भी भेजी गई है, जिनसे जो है उनके सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। शंकराचार्य जयंती के अवसर पर कई धार्मिक आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में ज्योतिर्मठ में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। तो वहीं सैकड़ों लोगों ने गुरु शंकराचार्य की जयंती पर पुष्प भी अर्पित किए और अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के दर्शन किए। शंकराचार्य जी की 2530वीं जयंती आज हम लोग मना रहे हैं और हमारा यह सौभाग्य है कि ज्योतिर्मठ में आकर के हमको भगवान शंकराचार्य जी की जयंती मनाने का सौभाग्य मिला है। यहाँ हम देख रहे हैं कि बहुत उल्लास है। नगर के बहुत सारे लोग दोपहर में यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है। सायंकाल भी उनकी महापूजा और महाआरती का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों में उल्लास है, उत्साह है और ज्योतिर्मठ के लोग तो भगवान शंकराचार्य जी के परिवार के लोग हैं। स्वाभाविक है कि सब मिल करके अपने गुरु की जयंती मना रहे हैं। रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर लक्सर के निर्माणाधीन रेल अंडरपास स्थल पहुंचे और निर्माण कार्य का मुआयना किया। आपको बता दें कि बीते दिन निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास कार्यस्थल पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। इसकी सूचना मिलने पर डिप्टी चीफ इंजीनियर सुशील कुमार पहुंचे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और बताया कि जमीनी सतह से जलभराव की परिस्थितियां निर्माणाधीन रेल अंडरपास को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में एफओबी यानी कि मुरादाबाद और अन्य रेलवे क्रॉसिंग पॉइंट पर निर्मित हो चुके फुट ओवर ब्रिज का विकल्प भी रेलवे के पास सुरक्षित है। अगर मौजूदा निर्माणाधीन रेल अंडरपास को जलभराव के प्रभाव से दूर करके उसका निर्माण नहीं हो पाता है तो फुट ओवर ब्रिज के विकल्प के संबंध में विभागीय उच्चाधिकारियों से डिस्कशन करके इसकी पहल की जाएगी। जो इंजीनियर साहब आए हुए थे, यहाँ सब लोगों को ये लग रहा था कि अंडरपास का कार्य ये बंद करने की ओर है। हम सब लोगों का यही कहना है कि अंडरपास को किसी भी तरीके से, बड़े बड़े समुद्र में पुल बनते हैं, गंगा जी में पुल बनते हैं, पानी हर समय चलता रहता है, जब वहां बन सकते हैं तो क्या लक्सर में अंडरपास नहीं बन सकता? सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि नीचे का बनना चाहिए। अगर कोई बिल्कुल ही अड़चन आती है फिर इसके बारे में विचार करके बताया जाएगा। लेवल की बात थी, पानी के लेवल के लिए इन लोगों में थोड़ी सी घबराहट है, लेकिन सभी ने एक ही बात कही कि पहले तो इसी अंडरपास जो हमारा पास हो रखा है इसी को बनाएं,
इसी को प्राथमिकता दे, लेकिन अगर नहीं बनता तो फिर दूसरे पे विचार किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास अब नहीं रहे। लंबे समय से बीमारी के चलते उनका निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें बागेश्वर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से पार्टी समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताते हुए कहा कि मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों और समर्थकों को असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। में कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास जी की देहांत का बहुत दुखद समाचार है। हमारे परम मित्रों में और शुरू से ही जिनके मन के अंदर गरीबों की सेवा करना, गरीबों का सोचना ये लक्ष्य रहता था। अस्वस्थ थे, लेकिन कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य ठीक था और उन्होंने पार्टी के सभी कार्यक्रमों में, सरकार के कार्यक्रमों में अपना आना जाना प्रारंभ किया था। विश्वास भी नहीं होता कि आज हमारे मध्य नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। चंदन रामदास जी आज हमारे बीच में नहीं है। निश्चित रूप से हम सभी को उनके निधन से बहुत बड़ा आघात लगा है, बहुत दुख हुआ है। बहुत ही सौम्य प्रवृत्ति के, बहुत ही मिलनसार और जनता से सीधा जुड़े हुए अनेकों बार मैं उनके साथ मैंने काम भी किया। अभी हाल में वो हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी थे। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ एक काम करके छाप छोड़ी थी, वही क्रम उनका जारी रहा और उनका जाना निश्चित रूप से हमारे पूरे मंत्रिमंडल के लिए, हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत ही कष्टकारी है। भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। माननीय चंदन रामदास जी का निधन की आज मैंने दुखद खबर सुनी। मैं बहुत आहत हूँ, दुखी हूँ। सरल सौम्य स्वभाव के चंदन रामदास जी एक बड़े नेता थे, प्रदेश के बड़े नेता थे। हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है। पर्सनली मैं उनको पिछले 5-7 साल से जानती थी। नए विधायक होने पर मैं उनके पास अक्सर कुछ सीखने जाती थी, तो बड़े प्रेम से, प्यार से वो मुझे चीज़ें बताते थे, मदद करते थे। आज उनके निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें वो अपने श्री चरणों में जगह दें और उनके पूरे परिवार को इस दुखद घटना को सहने की शक्ति दें। आज का ये दिन बहुत ही दुखद है। हमारे वरिष्ठ साथी उत्तराखंड सरकार में परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास जी, जो कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनका आकस्मिक निधन का समाचार मिला है। हम सब के लिए दुखद है, पूरे प्रदेशवासियों के लिए दुखद है। चंदन रामदास जी हमेशा उन्होंने गरीबों के लिए, समाज में पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए लगातार संपूर्ण जीवन भर संघर्ष किया। उनका स्वभाव ऐसा था कि सबसे मिल जाते थे। उनका जाना जहां प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, आज दिवंगत आत्मा को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं संपूर्ण प्रदेशवासियों की ओर से, और उनके परिजनों को, उनके चाहने वालों को, कि भगवान उनको इस दुख की घड़ी में दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और श्री चंदन रामदास जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे। 27 अप्रैल यानी गुरुवार को सुबह 7:10 पर श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी के साथ बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी कुबेर भगवान की देव डोलियों और दिव्य तेल कलश गाड़ू घड़ा के साथ बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हुए। पांडुकेश्वर में अपने शीतकालीन पूजा स्थल से देव डोलियां भी बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगी। देव डोलियों में अपने आराध्य भगवान कुबेर और उद्धव जी को विराजित कर पांडु नगरी के ग्रामीणों ने बद्रीपुरी की ओर पुष्प वर्षा करके विदा किया। पांडुकेश्वर नगर में देवोत्सव का माहौल दिखाई दिया।
उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली में महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में तमाम राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी महिलाओं ने शिरकत की। इस दौरान नगर के तमाम क्षेत्रों से आई महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग की। महिला उप निरीक्षक जानकी राणा समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को गौरा शक्ति ऐप के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। महिला पुलिस उप निरीक्षक जानकी राणा ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर करने और महिला सुरक्षा को लेकर के मोबाइल ऐप बनाया है। बैठक के दौरान कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने और महिला उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज बुलंद करने, किराएदारों का सत्यापन करने और अपराधों की रोकथाम आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इस दौरान मौसम विभाग ने 27 से लेकर के 29 अप्रैल तक येलो अलर्ट जारी किया है। तो वही मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की बारिश हो सकती है। इसी के साथ ही 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। अगले 3-4 दिनों में खासकर 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना। गुरुवार को पारंपरिक तरीके से बद्री विशाल के कपाट खोले जाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय सेना की मधुर बैंड की धुनों के साथ आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी और मुख्य पुजारी रावल जी नरसिंह मंदिर जोशीमठ से पांडुकेश्वर के लिए रवाना हुए हैं। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल जी को कैलीग्राफी युक्त प्रतीक चिन्ह भेंट किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। महिलाएं बुधवार को मुख्य पुजारी रावल जी के साथ सभी देव डोलियां बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेंगी। तो पारंपरिक तरीके से बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं। मुख्य पुजारी के साथ ही डोलियों ने प्रस्थान कर दिया है। मंदिर पुजारी को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया है। मुख्य पुजारी बद्री विशाल धाम के लिए रवाना हो चुके हैं। चंपावत जिले के डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने कई मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसके तहत जिले के बाराकोट और लोहाघाट में भी डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने पहले चरण में बाहों में काली पट्टी बांध करके नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वही फार्मासिस्ट ने बताया कि 26 अप्रैल को द्वितीय चरण में सीएमओ कार्यालय में धरना दिया जाएगा और 1 मई से 6 मई तक तृतीय चरण में रोजाना 2 घंटे कार्य बहिष्कार और चौथे चरण में 8 मई से लेकर 13 मई तक महानिदेशालय में क्रमिक अनशन करेंगे और कार्रवाई न होने पर 15 मई को स्वास्थ्य महानिदेशालय में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पूर्व मंडलीय अध्यक्ष सुरेश पाटनी, किरण राय आदि मौजूद रहे। आज तीसरे दिन इसलिए जारी है क्योंकि फार्मासिस्ट के पदों में आईपीएचएस मानक की तरह से कमी आ गई है और उस कमी की वजह से कार्य प्रभावित हो रहे हैं। फार्मासिस्टों की मांगे हैं, इसके लिए आज फार्मासिस्ट काला फीता बांध करके हड़ताल कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इसके बाद सीएमओ कार्यालय में 28 तारीख को धरना प्रदर्शन होगा और जिलाधिकारी जी के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसके बाद तृतीय चरण में हमारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार होगा। इसके उपरांत महानिदेशालय में विशाल धरना प्रदर्शन होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी जाएगी अगर हमारी मांगें नहीं मानी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज को इलाज के लिए पैसे पहुंचाने जा रहे एक व्यक्ति का बैग किच्छा रेलवे स्टेशन पर गायब हो गया। पीड़ित की शिकायत पर किच्छा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से नकदी भरे बैग को बरामद कर लिया। पुलिस ने बदायूं निवासी पीड़ित को बैग सुपुर्द किया है।
पैसे मिलने के बाद पीड़ित बैग गोस्वामी ने उत्तराखंड पुलिस और किच्छा पुलिस का आभार जताया। आया था 1 लाख रुपए लेके। मेरे बच्चे बनवारी पड़ोस में रहता, उसके बच्चे का इलाज हो रहा था साहब गौतम हॉस्पिटल में। तो मैं रेलवे स्टेशन से उतरा, पैसे मेरे कहीं गिर गए साहब। तो मैंने यहाँ थाने में सूचना दी, तो पुलिस वालों ने बड़ी मेहनत की साहब और पैसे हमें ढूंढ के वो दिला दिए। हम तो धन्यवाद देते हैं साहब, उत्तराखंड की पुलिस को बधाई दे रहे हैं साहब। हमारे थाने पर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि बनवारी के पुत्र का इलाज गौतम हॉस्पिटल रुद्रपुर में चल रहा है और उसके इलाज के लिए मैं 1 लाख रुपए लेकर आया था, जो मेरी जेब से कहीं निकल के गिर गए। तो इसमें हमने अपनी पूरी टीम को, हमारे थाने वाले सबको बताया था। तो इसमें से हमारे जो कांस्टेबल देवराज और कांस्टेबल दीपक बोरा जो है वो गश्त पर थे, तो उन्हें वो ये 1 लाख रुपये मिल गए हैं और इन्हें बुलाकर हमने जो है वो पैसे उनके सुपर कर दिए हैं। इसके लिए इन्होंने जो है पुलिस का बड़ा धन्यवाद किया है, क्योंकि वो पैसे किसी के इलाज में खर्च होने थे और इन्होंने बड़ी प्रशंसा भी की है पुलिस की। तो उत्तर प्रदेश के बदायूं से रुद्रपुर के निजी अस्पताल में भर्ती एक मरीज को इलाज के लिए पैसे पहुंचाने जा रहे एक व्यक्ति का बैग किच्छा रेलवे स्टेशन पर गायब हो गया था। पीड़ित की शिकायत पर किच्छा पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से नकदी भरे बैग को बरामद कर लिया। पुलिस ने बदायूं निवासी पीड़ित को बैग सुपुर्द किया है। पैसे मिलने के बाद पीड़ित बैग गोस्वामी ने उत्तराखंड पुलिस और किच्छा पुलिस का आभार भी जताया है। तो पैसे से भरा गुम बैग मिल गया। भर्ती मरीज को यह पैसा दिया जाना था, जिसे पाकर के उसने पुलिस का धन्यवाद किया है। पुलिस ने मरीज को बैग सुपुर्द कर दिया। जनपद उत्तरकाशी में आशा फैसिलिटेटर कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार उन्हें जो दैनिक भत्ता दे रही है वो काफी कम है, साथ ही उन्हें 20 दिन की मोबिलिटी मिलती है, जिसके स्थान पर नियमित 30 दिन का मानदेय दिया जाए। पहले से हमें पूरे 17 साल हो गए हैं आशा और आशा फैसिलिटेटर को। NHM में हमसे बाद में और भी लोग लगे हैं। तो अब भी सरकार और स्वास्थ्य विभाग इन्होंने हमें NHM से अलग हटा के, और काम हम पूरा स्वास्थ्य विभाग और NHM का करते हैं। हमें सिर्फ मानदेय दिया जाता है, हम आशा फैसिलिटेटर को 20 दिन का, और आशाओं को सिर्फ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। पूरे 17 साल हो गए हैं और 17 साल से सरकार ने हमारी कुछ सुनती है और न ही कभी उन्होंने हमारी बातों पे गौर किया है। हमारी सरकार से यही मांगे हैं कि हमारे पूरे 30 दिन का मानदेय हो और हमारा जो भत्ता बनता है और हमारी जो पूरी फैसिलिटी मिलनी चाहिए सरकार से हमें वो मिलनी चाहिए। हमारा जो आंदोलन करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि हमने कई बार मौखिक ज्ञापन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हर के अपने माध्यम से दिया, पर किसी ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग चाहते हैं आशा व आशा फैसिलिटेटर का फिक्स मानदेय किया जाए और जो भत्ता है जो अन्य कर्मचारी को मिलता है वो भी हमें मिले, ना कि काम तो हमें पूरा उन्हीं के बराबर करते हैं जिनकी फिक्स सैलरी होती है और पैसे हमें उसका आधा मिलता है। आशा फैसिलिटेटर्स जो है इनका जो कहना है कि इनको जो है फिक्स मानदेय दिया जाए, और अभी तक इनको जो इनका इंसेंटिव बेस्ड मानदेय दिया जाता, तो इनका कहना है कि हमें जो है फिक्स्ड मानदेय दिया जाए। तो ये तो शासन स्तर से इसका निर्धारण होगा, तो इसलिए अगर ये हमें कोई ज्ञापन देती तो हम इसको शासन को अग्रसारित कर देंगे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।